हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर है आपका क्लास 9th का चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। इसके कंसेप्ट में आपको पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। आज इसके सॉल्यूशंस की बारी है, तो चलिए आज हम इसके सारे सॉल्यूशंस करते हैं जो आपकी बुक में दिए गए होते हैं। चलिए आइए अपनी सॉल्यूशंस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगी मैं आपके सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप। व्हाट आर कैनल रेज, पहला क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट आर कैनल रेज, कैनाल किरणें क्या हैं? कैनाल किरणें क्या हैं? तो पढ़ते हैं कैनाल किरणें क्या हैं। कल मैंने आपको बताया था कैनाल किरणें क्या होती हैं, धनावेशित किरणें होती हैं। कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण हैं। दैट कैन, जो कि पास थ्रू परफोर्टेड कैथोड प्लेट, जो कि छिद्रित कैथोड प्लेट से गुजर सकती हैं। जो प्लेट होती है ऐसी छिद वाली, उनमें से होके गुजर सकती हैं। These rays consist of positively charged particles known as protons. इन किरणों पर धनावेशित कण होते हैं। इन किरणों पर क्या होते हैं बेटा? धनावेशित कण होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? चार्ज कोई होगा या नहीं होगा? अब देखो, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, और प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। जब इन दोनों का आवेश, जब इनके परिणाम बराबर है, दोनों का, एक माइनस है एक प्लस है, तो इनके बीच में कोई आवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके आवेशों का परिणाम बराबर है। दोनों का एक माइनस है एक प्लस है, दोनों ये एक किसे दे देगा, एक इसे ले लेगा, या एक इसे ले लेगा एक इसे दे देगा। दोनों का परिणाम क्या है? बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है दोनों का। दोनों के पास एक एक ही है। इसने बोला है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के पास एक एक ही है। तो जो क्या होगा, इनके आवेश क्या होंगे? इनके परिणाम बराबर होगा इनके आवेशों में। तो इनमें क्या होगा कि कोई आवेश नहीं होगा, नॉट। ठीक है, देखिए उसे इंग्लिश में हम बता दें आपको। एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। वेयर एज, जहां प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये प्रोटॉन पॉजिटिव है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल, उनका आवेश क्या होगा? बराबर होगा। देयरफॉर, सो, इसलिए द एन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चेंज, तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। दस इट विल बी न्यूट्रल एटम। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल, जो थॉमसन था उसके मॉडल के आधार पर आपको क्या एक्सप्लेन करना है? एटम इज अ न्यूट्रल एज अ होल। क्या है? परमाणु उदासीन है। आप ये कैसे साबित करोगे कि परमाणु उदासीन है थॉमसन के अनुसार? थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने बोला था कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणात्मक और धनावेशित आवेश क्या होते हैं? वो समान होते हैं। वो एक दूसरे को ये नहीं कर सकते कि मतलब ये ज़्यादा है या ये कम है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों उदासीन हो जाते हैं। तो इन्होंने देखिए इंग्लिश में क्या बोला है? एज पर थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, एन एटम कंसिस्ट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विच आर इक्वल इज नंबर एंड मैग्नीट्यूड। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, वही है। So they balance each other as a result of which atom as a whole is electrically neutral. ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए विद्युतीय रूप से, ये जो इसका परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है? विच सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? जो परमाणु का नाभिक होता है, जो ये नाभिक था मैंने कल बताया था, ये प्लस चार्ज होता है इसमें,
है ना। तो इसमें इसने पूछा है कि इसमें कौन सा परमाणु होता है, कौन सा उप परमाणु होता है। तो कल बताया था हमने आपको इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है इसमें, अब जब पॉजिटिव चार्ज है तो भाई प्रोटॉन ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एटम प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ इन द एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ड्रा ए स्केच बोहर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। जो बोहर मॉडल, जो दो हमारे जो वो थे, बोर वैज्ञानिक थे, उनका मॉडल बताना है। उनके मॉडल के अनुसार आपको ये बताना है कि मतलब उन्होंने कैसा चित्र बनाया था, क्या बताया था उन्होंने, उनकी 3 शेल कौन कौन सी थी। तो देखो ये नाभिक होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है। उन्होंने 3 शेल ये बताई थी, उन्होंने 4 बताई थी पर इसमें 3 पूछ रहा है। पहली के, दूसरी एल, तीसरी एम, ये यहाँ तक पूछ रहा है। लेकिन एक और बता देती हूँ मैं आपको, ये एन है ना, ये नंबर से गिनो तो 1 2 3 4, ये क्या है, हमारी शेल है। इन्हें क्या बोलते हैं हम, कोश। क्या बोलते हैं, ये हमारे कोश होते हैं। ठीक है, और बेटा याद रखना एक उपकोश भी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं SPDF, उन्हें हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, व्हाट डू यू थिंक वुड बी योर observation if the alpha particles scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold। ये कह रहा है क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो किया था उन्होंने सोने के अतिरिक्त किसी दूसरी धातु की पन्नी से संभव था। उन्होंने बोला था कि मेटल अदर देन गोल्ड, मतलब किसी और धातु से कर सकते थे क्या, गोल्ड के अलावा नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड होता है ना वो इतना लचीला होता है, इतना उसे आप पतला कर सकते हो, इतना तान सकते हो, मतलब सोने के बराबर पतला कुछ और हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कोई और धातु नहीं ली इन्होंने, क्योंकि सबसे पतला क्या होता है, सोना ही हो सकता है। सोने की पन्नी थी सबसे पतली, और तो आप कुछ मेटल लेते ना तो वो थोड़ा सोने से की जो उन्होंने पन्नी ली थी वो उससे मोटा ही होता जो और मेटल होता, इसलिए उन्होंने क्या ली थी, सोने की पन्नी ली थी। ठीक है, देखो जैसे if alpha particles scattering experiment is carried out using a foil of any metal of thin as gold, foil used by Rutherford। क्या कहते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने किसी और मेटल को ना लेकर गोल्ड की पन्नी ली थी रदरफोर्ड ने। देयर वुड बी नो चेंज इन ऑब्जर्वेशन वुड सिंस अदर मेटल्स आर नॉट सो मेलिएबल। देखो मैंने कहा था ना, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल नहीं है, लचीले नहीं है, थिन नहीं है, पतले नहीं है। सच अ थिन फॉइल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। इसमें क्या था, हम उनको पतली पन्नी चाहिए थी जिससे कि वो जो अल्फा किरणें जा रही थी वो आर पार हो जाएं, उन्हें दिखाई दें अच्छे से। इट विज यूज अ थिक फॉइल, वो थिक फॉइल का यूज नहीं कर सकते थे। देन मोर अल्फा पार्टिकल्स वुड बी बाउंस बैक, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनके वो वुड बी बाउंस बैक, वरना फिर वो बैक हो के जाते मोटी पन्नी से। मोटी पन्नी से क्या होता है कि वो वापस लौट के आ जाते टकरा के। एंड नो आइडिया, फिर उन्हें पता नहीं चल पाता कि जो पॉजिटिव मास है उसमें अंदर न्यूक्लियस में वो क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। जो परमाणु के 3 अपरमाणुक थे, जो परमाणु के 3 अपरमाणुक थे उनके नाम क्या थे, बताया था कल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नगण्य होता है। ठीक है, ये रहे आपके तीनों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4। हीलियम एटम का, जो हीलियम है हमारा तत्व अणु, उसका एटॉमिक मास क्या है, उसका जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, वो क्या है, 4 है। और 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके जो न्यूक्लियस हैं उसमें 2 प्रोटॉन हैं, और जो उसका द्रव्यमान है वो कितना है, 4। तो हमेशा याद रखना, जब द्रव्यमान दिया हो और उसमें प्रोटॉन दिया हो और उसमें न्यूट्रॉन्स पूछा हो तो क्या हो जाएंगे, 4 में से 2 माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, जब पूरे आपको एटम का द्रव्यमान दिया है, ये पूरा एटम है हीलियम का, इसने इसका पूरे का द्रव्यमान क्या दिया है, 4, और इसने क्या बोला है कि इसमें 2 प्रोटॉन है। जब प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हमेशा माइनस कर देना चाहिए, तो आपके न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे, तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स।
क्या कह रहा है ये, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का लिखना है। अब बताइए कार्बन का अब जब तक आप इलेक्ट्रॉन विन्यास तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको परमाणु क्रमांक याद ना हो। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 कार्बन होता है। और सोडियम का क्या है, 11 Na। ठीक है, तो देखो इसकी कितनी शेल थी, 4 शेल होती हैं, KLMN। पहले वाले में आप कितने भर सकते हैं, 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। तो हमें कितने भरने हैं, 6। तो पहले वाले में कितने भरेंगे, 2, कॉमा उसके बाद कितने बचे, 4 और, लेकिन दूसरे में हम 8 भर सकते हैं, तो बस हमें तो सिर्फ 4 ही चाहिए, तो 2 और 4, 2,4। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा 11 Na, तो पहले में 2, फिर दूसरे में 8 भर सकते हैं, तो 8 हो गए पूरे 10। अब तीसरे में भर सकते हैं हम 18, लेकिन सिर्फ हमें एक की जरूरत है, 2,8,1। ये रहा नीचे। ठीक है, आ गया समझ में, हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर फुल। यदि K शेल और L शेल पूरी भरी हुई है, देन वुड बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर होंगे, तो फिर उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो पहली K में कितने होते हैं, 2, और L में कितने होते हैं, 8। तो कितने हो गए, 2 और 8 10, तो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ K शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन। K की कितनी कैपेसिटी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, और इसकी कितनी होती है, L की 8 इलेक्ट्रॉन रखने की। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ओके बेटा, हो गया इतना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपके क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, देखिए, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्या पूछा है इसने, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। संयोजकता निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, वैलेंसी। वैलेंसी निकालना मैंने आपको सिखाया था, वही पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, इसे हमने भी ऊपर निकाला था। किसका, देखो क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। कितना है बेटा, 17 Cl। ठीक है, और सल्फर का कितना होता है, 14, और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन का निकालते हैं, पहले 2 और 8 10, 10 और 8 नहीं, फिर तो 18 हो जाएंगे, 10 और 7 17, 7 हो गए, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इस वाले को हम 8 में से घटा देंगे क्योंकि 7 है, जो 4 से ज़्यादा होते हैं उसे 8 में से घटा देते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, 1। कार्बन की क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब सल्फर को देखते हैं, 2 और 8 10, 10 4 14, मतलब कि ये शेयर करेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। नेक्स्ट, क्योंकि 8 होने चाहिए, अब 12, 2 और 8 10, 10 और 2 12, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, देख लेते हैं। देखो क्लोरीन की 1, सल्फर की 2 और मैग्नीशियम की भी 2। ठीक है, चलिए, अरे सल्फर की मैंने ऊपर गलत बता दी, काउंटिंग गलती हो गई। सल्फर की देखो दोबारा देख लीजिए, 2 और 8 10। ठीक है, 10 के बाद 10 और सॉरी सल्फर का 16 होता है, 16 है सल्फर, 14 होता। ठीक है, 2 और 8 10, 10 और 6 लेंगे तो कितने हो गए, 16। अब हमें कितने की ज़रूरत है, इसे 2 की, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जैसे कि इसे 8 में से 6 घटा दो, कितने हो गए, 2। मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, अगर 1 2 3 4 आए पीछे तो यही है, लेकिन अगर 5 6 7 आता है तो उसे 8 में से घटा दीजिए, फिर वही आपकी वैलेंसी है। तो आ गई इन तीनों की वैलेंसी, क्लोरीन की 1, सल्फर की 2 और मैग्नीशियम की भी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8, देन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, प्रोटॉन्स कितने हैं, 8, दोनों कितने हैं, 8 8 है। तो इसने पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, परमाणु की परमाणु संख्या क्या है। जो प्रोटॉन होते हैं ना, वही उसका
इसने पूछा परमाणु की परमाणु संख्या क्या है, मतलब कि एटॉमिक नंबर पूछा है। प्रोटॉन बराबर जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना। जो प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है, और जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है। जो आपकी परमाणु संख्या है वही क्या है, प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन है वही आपकी परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन कितना है इसमें, 8, तो परमाणु संख्या क्या होगी, 8। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। चार्ज क्या होगा इन पे कुछ भी चार्ज नहीं होगा। क्यों, 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है, दोनों इक्वल हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जब इक्वल होते हैं तो उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, वो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। हमें क्या निकालना है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या निकालनी है, किसकी, ऑक्सीजन की और सल्फर की। देखो, जब भी हम किसी का मास नंबर निकालते हैं तो उसके प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, प्लस। ठीक है। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8, तो इसके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 8, और इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8, 8 और 8 16। ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकालना मैंने पहले ही बता दिया है। आपको नहीं पता है तो आप मेरा पार्ट 1 जाके देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सल्फर के प्रोटॉन्स कितने हैं, 16, क्योंकि 16s सल्फर होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16, तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, इसने बोला है फॉर द सिंबल H, D and T tabulate 3 subatomic particles found in each of them। आप क्या करेंगे, इसमें ये पूछा है इसने, ये जो आपके इसने जो चिन्ह दिए हैं ये H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को लिखना है। अपरमाणु कण आपके कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो सिंबल दिए हैं H, D, T, आप ये सोच रहे हो ये क्या है। H का मतलब होता है प्रोटियम, ये क्या है, प्रोटियम, इंग्लिश में भी यही है। D मतलब ड्यूटीरियम, और T का मतलब क्या होता है, ट्राइटियम। अब आपको पता है ये तीनों कौन है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइटीरियम। कल मैंने आपके पार्ट 1 में पढ़ाए थे 1H1, 1H2, 1H3, ये है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइट्रीरियम। ठीक है। ये हाइड्रोजन के हैं तीनों सिंबल्स, यहाँ देख लीजिए, ये रहे HDT। अब देखो प्रोटियम में देखो पहले 1H1 में प्रोटॉन कितने हैं, 1H2 और 1H3। देख लीजिए, जिसको नहीं पता प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं यहाँ से देख लीजिए। देखो प्रोटॉन तो वही होता है जो इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका वो होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन क्या है, तीनों का 1 1 है, ये रहा। ठीक है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के वो देख लीजिए, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आप, मास नंबर आता है आपको निकालना। मास नंबर आप उसमें से एटॉमिक मास और मास नंबर मेरी पिछली वाली क्लासेस है उनमें से देख लीजिए कैसे निकालते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है, ये तीनों मैंने बताए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सब कैसे निकालते हैं, मास नंबर, एटॉमिक मास, उसमें से देख सकते हैं आप। ठीक है। जैसे मास नंबर होता है इसमें 1H1, जब मास नंबर में से आप ये प्रोटॉन को घटा देते हैं तो आपका क्या आता है, न्यूट्रॉन। क्या आता है आपका, न्यूट्रॉन। जैसे ये देख लीजिए 1H1, 1H2, 1H3, एक में से एक जाएगा तो 0, 2 में से एक गया तो 1, और 3 में से एक गया तो 2। ये ऊपर वाले मास नंबर ही तो होते हैं और नीचे वाले प्रोटॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन्स आपके ये रहे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो, कल बताया था। और आइसोबार्स मतलब
समभारिक, जिनका भार समान हो, मतलब कि जिनका मास नंबर समान हो। ठीक है, तो इसने एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है इनका। तो देखिए इसने क्या ले लिया है, इसने पहले ले लिया आइसोटॉप, इसने क्या लिया है 6C12 एंड 6C14। इनके जो स्थान है वो समान है, 6 हैं दोनों के। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 6 तो होता है ना। और दूसरा इसने क्या ले लिया है आइसोबार्स, इसने क्या लिया है 10Ne 22 और 11Ne 22। अब इनके ये क्या हो गया, इनके भार समान हो गए। तो भार समान हो गए तो Ne और Na दोनों का आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। ये रहे 10Ne नियोन और 11, सॉरी ये Ne लिख दिया है यहाँ पे, ये Na है सोडियम। तो इसका 10 होता है, तो 10 का क्या हो गया 2 और 8, और 11 का क्या हो गया 2 और 8 1, 2 और 8 10 और 1 11। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं, कल ही बताए थे सब कुछ निकालना आपको। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों की प्रॉपर्टी पूछी है। देखिए देख लीजिए इनकी तीनों की प्रॉपर्टी क्या कह रही है। पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, इनका देखो पहले इनका नेचर बता देते हैं हम। नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इनका मास, इनका द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वही होता है जो प्रोटॉन का होता है। ठीक है, लोकेशन कहाँ है इनकी, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है, उनके सेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, हो गया वाला क्वेश्चन भी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। क्या कह रहा है देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। जे थॉमसन जो उन्होंने जो मॉडल दिया था अपना, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कर दिया था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था जिससे वो अपनी बात को साबित कर पाए। उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था। उन्हें ये तो पता चल गया था लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्केटिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रदरफोर्ड। इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंट सपोर्ट। ठीक है, दूसरी बारी आती है रदरफोर्ड की। उनकी लिमिटेशंस क्या थी, उनकी क्या थी, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जो उनकी एटम की स्थिरता थी वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो उनकी फेल हो गई कि मतलब एटम स्थिर होता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। वो जो हाइड्रोजन था और उसके जो और अदर एटम्स थे वो उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत इन्होंने किया, थोड़ा बहुत इन्होंने किया, सबने किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबकी में कुछ ना कुछ कमियां रहती गई। तो एक एक करके आते गए। अब फिर आ गए बोर मॉडल ऑफ द एटम, जो उनका मॉडल था बोर का, अब उनको एक्सप्लेन करना है। और मैं कल एक्सप्लेन करा चुकी हूँ, पर फिर भी इसमें आप देख लीजिए एक बार। द एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर इन द सेंटर। न्यूक्लियस के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ द एटम। जब एटम इतना छोटा होता है और उसका द्रव्यमान कितना होगा, कम होगा। और तो ये सोचते हैं न्यूक्लियस इतना छोटा है तो उसका द्रव्यमान कैसे होगा, उसको भी इन्होंने प्रूफ किया था। ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओनली सर्टेन ऑर्बिट known as discrete orbit of the electrons are allowed inside the atom। इसका मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो थे आपके ओनली केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते थे वो। ठीक है, जिनमें उन्हें जाने की परमिशन हो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट, while revolving in these discrete orbit electron do not radiate। जब इलेक्ट्रॉन विविध कक्षा में चक्कर लगाते थे ना तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं हो पाता था। ठीक है, और देख लीजिए, और एक और है। तो these ऑर्बिट सेल, जब वो चक्कर लगाते थे, वो जो शेल्स थी उन्हें हम क्या कहते हैं, KLMN। और नंबर्स में बोलें तो 1 2 3 4, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, summarize the rules of writing of distribution of electrons in various cells for the first 18 elements। ये क्या कह रहा है, ये जो आपके शुरू के 18 एलिमेंट थे
इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल हैं जो उनका आपको क्या करना है, जो 18 तत्व दिए गए हैं विभिन्न कक्षाओं में, उसने बोला है कि उसके इलेक्ट्रॉन को लिखिए, इलेक्ट्रॉन नियम को लिखिए सबका, जो शुरू शुरू के 18 हैं। ठीक है, तो उन्हें आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स द फर्स्ट 18 एलिमेंट द गिवन बिलो। फर्स्ट 18 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, मतलब पहले के 18, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, इतने हो गए मतलब कि, है ना। तो मतलब कि के शेल के 2 ले लो और एल सेल के 8 ले लो और एम के ले लो, के एल एम, ये तीनों के ले लो, बस हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया फर्स्ट ऑर्बिट सेल, सेकंड ऑर्बिट सेल, थर्ड ऑर्बिट सेल, कितने कितने लेंगे, इसके 2, इसके 8, इसके भी 8 ही लेंगे, देखो यहाँ पे लिया है 8। ठीक है, यही कह रहा है आपके पूरे क्वेश्चन में। वैलेंसी निकालनी है किसकी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, बहुत इजी है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की आपको क्या निकालनी है, संयोजकता निकालनी है। ठीक है, उसकी परिभाषा भी लिखनी है, ये परिभाषा लिख दी है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम एलिमेंट। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपको उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। सिलिकॉन का क्या है 14, तो क्या बनाएंगे आप 2 और 8 10, 10 और 4 14, हो गया पूरा। नेक्स्ट दूसरा क्या था आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो बना दो 2, 2 और 6 8, हो गया बस। सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात भी नहीं समझ पाए आप तो फिर कुछ नहीं हो सकता सच में। एक्सप्लेन कीजिए आप। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, इन सब की समस्थानिक संभारिक सबकी परिभाषा करवा चुकी हूँ मैं आपको पार्ट 1 में, देख लेना उसमें जाके। फिर भी मैं यहाँ पढ़ाई देती हूँ आपको एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज द एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का क्या है, टोटल नंबर है। जैसे कि नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। मास नंबर, द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ करके मास नंबर बनता है। एग्जाम्पल जैसे कि बोरोन है, उसमें 5 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए 11। ठीक है, उसका मास नंबर कितना हो जाएगा। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स मैंने आपको बता दिया था कि जिनका स्थान समान हो, सम स्थानिक, जिनका सेम एलिमेंट हो, सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन का दे रखा है इसने, ये रहा, ये स्थान तो सेम है दोनों का लेकिन ये ऊपर मास नंबर अलग है। आइसोबार्स, जिनका मास नंबर समान हो, दोनों का 22 है, जैसे 10 Ni 11 Ni। ठीक है, नेक्स्ट, Na हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L सेल्स, एक्सप्लेन। इसने बोला है जो Na के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोश होते हैं, कैसे होते हैं भाई, देखो K में आप ये बताओ, K और L, K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप 2, और L में कितने भर सकते हो आप 8। ठीक है, लेकिन अब ये तो 10 ही हुए, और लेकिन Na का तो क्या होता है 11, लेकिन इसने आपने ये देखा उस पर ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। प्लस चार्ज लगा हुआ है मतलब इसका एक ये कम हो गया, ये किसी को एक दे रहा है अपना, तो ये कितना हो गया 10, इसको क्या माना जाएगा 10। जब Na पे जब प्लस का चार्ज लगा हुआ तो होता है तब उसको एक कम कर देते हैं, और जब माइनस चार्ज लगा हुआ होता है तब उसको एक ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हो जाएगा ये समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सोडियम इज 11, सो न्यूट्रल सोडियम एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 8 1, बट Na हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो इसकी शेल्स क्या हो जाएगी 2 और 8। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स, ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम। ब्रोमीन एटम को 2 समस्थानिक दे रखे हैं आपको, 35 Br, ये 35 Br 79 और 35 Br 81, दोनों उनके परसेंटेज भी दे रखी हैं, और उसका औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा है। क्या पूछा, औसत परमाणु द्रव्यमान, ये मैं आपको पहले भी निकलवा चुकी हूँ। देखो क्या दिया था, इसका द्रव्यमान दे रखा है 79, और इसकी परसेंटेज दे रखी है आपको ये रही, और अपॉन 100, प्लस दूसरे वाले की क्या दे रखी है, द्रव्यमान 81 दे रखा है, और इसकी परसेंटेज 50 दे रखी है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि Z बराबर 3 है, Z क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर है,
सिंबल जेड किसका है, एटॉमिक नंबर का। व्हाट वुड बी वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इसकी वैलेंसी क्या होगी जिसका जेड बराबर 3 है। बताओ जेड बराबर 3 है तो क्या हो जाएगी इसकी, तो पहले शेल में कितने होते हैं 2 और दूसरे शेल में कितने होते हैं 8, लेकिन हमें तो सिर्फ एक की जरूरत है, 2 और 1 कितने हो गए 3। तो क्या हो गया 3 नंबर किसका होता है, लिथियम का। किसका होता है, लिथियम का। वी मीन दैट द एटॉमिक नंबर इज एलिमेंट इज 3, इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही, और वैलेंसी क्या हो गई इसकी 1। तो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो एलिमेंट हमारा क्या है, उसका नाम क्या है, लिथियम। संयोजकता किसकी, उसकी कितनी हो गई 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। ये एक्स और वाई दे रखे हैं, 2 एलिमेंट मान लो, एक्स के प्रोटॉन 6 हैं, वाई का प्रोटॉन 6 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एक्स का 6 है और वाई का 8 है। तो इसने बोला है कि जो इनका मास नंबर निकालना है आपको, रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच में। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए पहले आप क्या निकालेंगे, एक्स का मास नंबर ऑफ एक्स। मैंने बोला था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, तो एक्स का मास नंबर क्या आ गया 12, और वाई का मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो 14 आ गया वाई का। कितना सिंपल है मास नंबर निकालना, है ना। अब आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स। जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं, नहीं, उन्होंने ये भी बोला था कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, तो ये गलत है। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इज अ न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है, गलत। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/200 टाइम्स दैट ऑफ अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। हाँ, बताया था ना, देखो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कितना फर्क होता है, 1/2000 गुना, इसलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। जो आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल करके टिंचर आयोडीन बनाने में होता है जिसका उपयोग, तो क्या उसका उपयोग हम दवा के रूप में भी कर सकते हैं, नहीं, आयोडीन का कर सकते हैं लेकिन टिंचर आयोडीन का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ विकल्प हैं आपके, पीवाईक्यूज हैं, इनको देख लीजिए। रदरफोर्ड एल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड का एल्फा कण का जो प्रकीर्णन था, उसका प्रयोग था, वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, उन्होंने किसकी खोज की थी उसमें, एटम न्यूक्लियस की, परमाणु केंद्रक की, केंद्र की खोज की थी। तभी तो उन्हें पता चला था केंद्र की खोज, उन्होंने जब उनका पार्टिकल वापस लौट के आया था तभी तो उन्हें पता चला कि उसमें एक केंद्रक भी है ना। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, समान भौतिक गुण, नहीं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, भिन्न रासायनिक गुण, नहीं। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, सही बात है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है किसमें, आइसोटॉप्स में। क्यों अलग अलग होती है, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, समस्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो, जैसे कि 6012 और 6014। तो उसका न्यूट्रॉन्स क्या होगा, मास नंबर में से इसे आप घटा देंगे प्रोटॉन को, तभी तो न्यूट्रॉन निकलेगा। देखो इसका न्यूट्रॉन क्या होगा, 12 में से 6 गए 6 और 14 में से 6 गए 8, दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सी वाला सही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस। अभी बताओ कि Cl का वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो 17 कर लो, 2 और 8 10। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें माइनस है, तो इसमें आप एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 18। तो 2 और 8 और 8, तो क्या पूछा है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। वैलेंस कौन सा होता है, जो सबसे पीछे वाला होता है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का क्या होता है 11, तो 2 और 8 10 10 और 11, 2 8 1, 2 8 तो होगा नहीं, 8 तो 1 तो उल्टा हो गया, 2 1 8 भी गलत हो गया, 2 8 1, एक तरफ से चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कुछ भी कर दिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी ये, चलिए इसको हम भरते हैं। देखिए,
एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वही आपके प्रोटॉन है, पहले ये याद कर लो। तो एटॉमिक नंबर इसमें 9 है तो इसमें भी 9 भर दो, इसमें 16 है तो इसमें भी 16 भर दो, इधर 12 है तो इधर 12, इधर 1, इधर 1। आ गया समझ में? इतना हो गया आपका। अब देखिए, आपको द्रव्यमान संख्या दी गई है, ठीक है, ये दी गई है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये देखो, 1 में से 1 गया, 0 ये तो कर ही रखा है। 2 में से 1 जाएगा, 1। 24 में से 12 गए, 12। 32 में से 16 गए, 16। ठीक है, लेकिन इधर तो दे ही नहीं रखा, लेकिन ये दोनों तो दे रखे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ तो 10 और 9 19 हो गया। ये भी भर गया आपका। अब आते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैसे भरेंगे? देखिए, चलिए भरते हैं। इतनी भर गई, ज़्यादा खिचड़ी पक गई, मिटा देती हूँ इसको, थोड़ा दोबारा भर लेते हैं। देखो, इसका आंसर नीचे दे रखा होगा, ये रहा, इसमें से भर लीजिए आप। इनके नाम और लिख लेना। एटॉमिक नंबर हो गए, मास नंबर हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नाम हो गए। नाम वो उसी से भरेंगे आप जो आपका ये दे रखा है। 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। 16 सल्फर का। 12 मैग्नीशियम का। अब 1 1 2 दे रखे हैं, लेकिन ये याद रखना कि उसका मास नंबर कितना है। इसका मास नंबर 2 है, 1H2, तो ये क्या है? ड्यूटीरियम। ठीक है, 1H1 ये तो हाइड्रोजन आयन ही है आपका। ठीक है, हो गया सबका इतना। बेटा बस आज की क्लास इतनी थी, मैंने आपको पूरा चैप्टर भरवा दिया है। और अगर आपको PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको PDF और नोट्स मिल जाएंगे। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और अगली क्लास तक के लिए वेट कीजिए। चलिए, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। हैव अ गुड डे।